कोरोना संकट के बीच बाजार में बने बॉटम को आज एक साल पूरा हो गया। पिछले साल इसी महीने इसी वक्त भारी गिरावट के बाद बाजार ने दिखाई जबरदस्त रिकवरी और बनाए नए रिकॉर्ड भी। बेशक बॉटम से टॉप तक की इस रेस में कई इन्वेस्टर्स ने दमदार पैसा भी बनाया, लेकिन सबके जहन में सवाल अब एक ही है, यहाँ से आगे क्या तेजी आगे भी जारी रहेगी? यदि हाँ तो कहाँ? दूसरी बात है कि अगर पिछली बार की तरह जिंदगी में फिर से अगर ऐसा मौका आए जहां बाजार इतना तेजी से गिरे तो उसे कैसे पहचानें और कैसे पैसा लगाएं, और उसके बाद की रिकवरी पर कितना भरोसा करें और कितने लंबे समय तक टिके रहें? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब 2020 में हमें मिले हैं और काफ़ी कुछ सीखने और समझने को भी। और इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने बाजार के दिग्गज कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ आपको, यही वक्त पिछला साल, तब और अब मूड माहौल में क्या फर्क दिखता है आपको? अनिल भाई, उस वक्त मायूसी का वातावरण था। सारे लोग कोरोना वायरस से डरे हुए थे, कुछ गतागम नहीं थी, हर कुछ काफी मायूस लग रहा था। और उसी माहौल में इक्विटी मार्केट अपने प्रोबेबली नियर लाइफ टाइम लो वैल्यूएशन पर पहुंची। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तकरीबन 49% मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो पे हम पहुंच गए थे। आज माहौल में अब मायूसी की जगह पे ऑप्टिमिज्म है, आशा है, विश्वास है फ्यूचर के लिए। एक्टिव केसेस आज पिछले मार्च से ज्यादा है, बट सामने वैक्सीन भी दिख रही है लोगों को। एंड मेरे हिसाब से मार्केट मार्च 20 में चीप था, आज फेयरली वैल्यूड है। मार्केट मार्च 2020 में मायूस था, आज आशा से भरा हुआ है। तब डर था, आज उम्मीद है। तब सस्ता था, आज रीजनेबल है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जो आपसे जानना समझना चाहता हूँ। वैसे तो नीलेश भाई, ये आपसे पूछना गलत है कि क्या कुछ सीखा आपने 2020 में, क्योंकि आप खुद हमें और बाकी सारे दर्शकों को सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये साल ऐसा तो रहा है जहाँ कुछ न कुछ नया ऐसा हुआ होगा जो आपको लगा होगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, या ऐसा पहली बार ही हुआ है। तो क्या कुछ नया ऐसा सीखने समझने को मिला 2020 में बॉटम से लेकर टॉप तक की यात्रा में? अनिल भाई, सुनील गावस्कर भारत के महान ओपनिंग बल्लेबाज में, विश्व के महान बल्लेबाज में काउंट होते हैं जी। वो जब सेंचुरी मारते थे तो फ्रेश कार्ड लेते थे ताकि नई इनिंग शुरू कर सके। राइट। 2020 ने हमें फ्रेश कार्ड लेना सिखा दिया। बरसों से हमने देखा था कि डिसिप्लिन काम आती है। जब लोग एकदम डरे हुए हो तब खरीदना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंस दिया था कि मार्केट को टाइम नहीं करते हैं, मार्केट का बॉटम या टॉप कहां बनेगा आप कभी समझ नहीं पाएंगे। सालों से जब हम मार्केट में रहते हैं तो कहीं दिमाग में गुमान आ जाता है कि नहीं अपने तो मार्केट के गुरु बन गए, अब अपने को सब समझ आता है। 2020 ने वापस फ्रेश कार्ड दिला दिया, हमें एहसास कराया कि हम मार्केट के स्टूडेंट हैं, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मार्केट का टॉप और बॉटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाए, हम एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन से ही पैसा बनेगा। चाहे माहौल कितना भी खराब हो, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और जब सारी चीजें अच्छी हो, एकदम बहुत आशाजनक हो, तब अपने फंडामेंटल्स को नहीं भूलना चाहिए। तो जो 30 सालों में सीखा था, 2020 ने हमें वही चीज वापस सिखा दी। अच्छा नीलेश भाई, दो तरह के इन्वेस्टर हैं इस वक्त जिनके लिए अलग अलग राय लेना चाहता हूँ। एक वो कि जो लंबे समय से 5, 10, 15, 25 साल से जमे हुए मार्केट में, जिन्होंने बड़ा झटका खाया पिछले साल और अभी भी उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। दूसरी तरह के वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी पारी की शुरुआत की। ये सारे नए नए इन्वेस्टर्स बाजार में उतरे, जिनके लिए झटका नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मार्केट वन साइड ऊपर ही है, अभी तक तो कम से कम ऐसा है। इन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त आपके लिए क्या राय है? मेरी एक ही सलाह होगी सारे इन्वेस्टर्सों के लिए, एक अच्छे बिजनेसेस में निवेश करें। इक्विटी अच्छे बिजनेस में निवेश करे तो आपको बाकी एसेट क्लास के सामने काफी अच्छा रिटर्न देगी। दूसरा, लंबे समय के लिए निवेश करे। एक बॉल पे चौका छक्का मार के आउट होने में कोई मजा नहीं है। मजा है जब आप ट्रिपल सेंचुरी मारे। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और तीसरा, एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करिए। मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी ज्वार है, कभी भाटा है, कभी तेजी है, कभी मंदी है। आपने अगर मार्च 20 से आपकी पारी की शुरुआत की है, बहुत अच्छा, आपका अब तक का समय बहुत अच्छा निकला है। बट यही आगे चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छे समय में बुरे समय की तैयारी कर लीजिए। जिन्होंने जनवरी 20 से निवेश की शुरुआत की, मार्च 20 में उन्हें हार्ट अटैक जरूर आया होगा, बट कोई वांदा नहीं, वो बुरे दिन भी जैसे बीत गए वैसे बुरा समय भी बीत जाएगा। आप अच्छे बिजनेस में निवेश करिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए
और अपना डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करिए। ये 3 मंत्र को याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट उसकी वॉलेटिलिटी के बावजूद आपके लिए अच्छा रिटर्न बनाएगी। चलिए, बढ़िया बात है एकदम, बिल्कुल डिसिप्लिन ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इन्वेस्टिंग में रखनी है, चाहे वो फिर इक्विटी हो, डिसिप्लिन अच्छी कंपनियों में निवेश करने का रखें, या फिर अलग अलग एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स इनकम, तो भी एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसा आपने कहा कि माफ कीजिएगा कि हम बॉटम से टॉप तक आ गए, तब बहुत सस्ते थे, आज रीजनेबल है, महंगे तो नहीं है ना, क्योंकि अब डर थोड़ा है ना नीलेश सर, ये लग रहा है कि अब हमें यूएस के बॉन्ड यील्ड भी देखने पड़ते हैं, वहां पर कहीं ब्याज दरें बढ़ ना जाए, पैसा वापस आना बंद ना हो जाए, ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस या चिंताएं फिर से आ रही है, इसको देखते हुए कितना सावधान रहना है? सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। पैसा बनाना इजी नहीं है और स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। आज की तारीख में एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा महंगाई का दर बढ़ेगा तो ब्याज के दरों में बढ़ोतरी होगी, ऐसी दहशत मार्केट में है और उस वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी होना स्वाभाविक है। बट अनिल भाई, अगर आप भारतीय कंपनी के रिजल्ट्स को देखें तो ये प्रोबेबली सबसे अच्छे क्वार्टर्स है जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है। मेरे नंबर्स मतलब थोड़े अंदाजन से बोल रहा हूं, बट जून 20 के लॉकडाउन वाले क्वार्टर में निफ्टी 500 कंपनीज का प्रॉफिट 50-55 हजार करोड़ था। दिसंबर 20 के क्वार्टर में जब लॉकडाउन की काफी हद तक रिकवरी हो चुकी थी, निफ्टी 500 कंपनीज ने 2,10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट लॉकडाउन से जब लॉकडाउन रिमूव हुआ। अगर हम इस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा नहीं दिखता। अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो तकरीबन हम 100% के आसपास चल रहे हैं, बट दुनिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आज 120% के आसपास है, तो कंपेयर टू देम हम आज भी रीजनेबली प्राइस लगते हैं। तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा नहीं दिखता। हाँ, मार्केट में कुछ स्क्रिप्ट्स जरूर ऐसी है जो महंगी है, जहां पे पैसों के दम पे या लिक्विडिटी फ्लोटिंग स्टॉक कम है, उस वजह से प्राइसेस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चली गई है, बट वो गिनी चुनी स्क्रिप्ट्स है, गिने चुने स्टॉक्स है। ओवरऑल मार्केट आज भी फेयरली प्राइस्ड है, बिल्कुल अभी भी महंगा नहीं है, बिल्कुल रीजनेबल है, और अब जिस तरह की प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है कंपनियों की, वो आगे और बाजार को सहारा देगी। लेकिन एक बात और है जो आपने कही अभी अभी एसेट एलोकेशन के लिहाज से, एसेट एलोकेशन तब भी जरूरी था जब मार्च 2020 था, आज मार्च 2021 में भी जरूरी है। शायद तब इक्विटी में ज्यादा करना होगा, अब क्या इक्विटी में कम करना है? अब इस वक्त किस तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और अलग अलग एसेट क्लास जो है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स इनकम, इस पर आपकी क्या राय है सर? मेरे हिसाब से 2 एसेट क्लास ओवरवेट होने चाहिए। एक मतलब रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इक्विटी में आपका इक्वल वेट है, न्यूट्रल वेट है, मार्केट फेयरली प्राइस है, बट अगर मार्केट यहां से करेक्ट होता है और वैल्यूएशन आपकी फेवर में आ जाए तो इक्विटी में आप ओवरवेट हो सकते हैं। विद इन दैट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जनरली अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो लार्ज कैप लेस वॉलेटाइल होते हैं, थोड़े कम ऊपर नीचे होते हैं, तो आप लार्ज कैप में थोड़ा निवेश कर सकते हैं इक्वल वेट से ज्यादा, सो मार्जिनल ओवरवेट कह सकता हूं। और स्मॉल एंड मिड कैप में बिकॉज आने वाले एक आध महीने में वॉलेटिलिटी दिख रही है तो मार्जिनल अंडरवेट रह सकते हैं, बट करेक्शन जब आ जाए तो आप इस पोजीशन को रिवर्स कर सकते हैं। सोने के मामले में अनिल भाई, भारत में 10% इंपोर्ट ड्यूटी है। जो सोना आपको दुबई में $100 में मिलेगा, वही सोना भारत में आप $110 में ले रहे हैं। कल को उठ के अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो भारत के रूपी गोल्ड प्राइस में गिरावट आ सकती है। सब्जेक्ट टू दैट मुझे लगता है सोने में निवेश करना चाहिए। जब भी ब्याज की दरें कम हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो, तो सोने के दाम को सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है यहां से अगर हम 3-5 साल का व्यू ले तो सोने में सब्जेक्ट टू दिस इंपोर्ट ड्यूटी रिस्क अच्छा रिटर्न बन सकता है। प्रॉपर्टी प्राइस में अनिल भाई अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में काफी रिकवरी आएगी। वर्क फ्रॉम होम में हर किसी को एक एक्स्ट्रा रूम की जरूरत है। रियल एस्टेट प्राइसेस भी काफी करेक्ट हुई है। हाउसिंग लोन आपको 6.75% से 7% के रेंज में मिल रहा है, और रेरा की वजह से अब बिल्डर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता। ये सारी चीजों को मिला के देखे तो प्रॉपर्टी सेक्टर अच्छा करेगा। इसके स्टॉक में भी आप निवेश कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद के भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आप देखें तो इक्विटी इक्वल वेट, गोल्ड ओवरवेट, प्रॉपर्टी इक्वल वेट और फिक्स्ड इनकम स्लाइटली अंडरवेट सब्जेक्ट टू गोल्ड ओवरवेट विल बी फेयर एलोकेशन।
पैसा बनाना मुश्किल होगा अगले एक साल में, यानी कि अगर अब बड़ा पैसा बनाना है तो नीलेश भाई कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहिए, क्योंकि एक साल में बड़ी तेजी निचले स्तरों से होगी। तो आप जिस तरह से एसेट एलोकेशन बना रहे हैं उसको लेकर लग रहा है कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम कर लेनी चाहिए, राइट? डेफिनेटली अनिल भाई, मार्च 20 में आप सस्ते लेवल पे थे, वहां से फेयर वैल्यू पे पहुंचे तो आपका रिटर्न तकरीबन 90% से 100% के आसपास मार्केट में बन गया। फिर अब तो मार्केट फेयर वैल्यू प्राइस है, और हम ये तो उम्मीद नहीं लगाएंगे कि मार्च 2022 में इक्विटी मार्केट बबल टेरिटरी पे बैठा होगा। हमें तो यही एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ेगी कि मार्केट हमेशा फेयर वैल्यू के आसपास रहेगा, जो कि होता नहीं है। तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको कम करनी पड़ेगी। इनफैक्ट वेल्थ क्रिएशन में अनिल भाई, मैं हमेशा यही कहता हूं कि हमें बिरबल की खिचड़ी याद रखनी चाहिए। अकबर बादशाह और बिरबल की कहानी खिचड़ी की बहुत फेमस है। बिरबल की खिचड़ी जैसे धीरे धीरे पक रही थी, वैसे वेल्थ भी धीरे धीरे आती है। एब्सोल्युटली, एक दिन में बनेगी वेल्थ नहीं बनेगी, वक्त लगेगा, और वो आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ होगा। एक बात जो आपने बबल की कही, वैसे तो बबल के संकेत शायद नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक जगह है आईपीओ मार्केट में जहां इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, 50, 100, 150, 200 गुना ऐसे इश्यू सब्सक्राइब हो रहे हैं कि जैसे मतलब मिलेगा ही नहीं। क्या आपको वहां कुछ ऐसे संकेत लग रहे हैं? क्या वहां निवेशकों को सावधान होने की जरूरत है? सो आईपीओ मार्केट में अनिल भाई डेफिनेटली एक फैंसी है, और जब फंडिंग मिलता है तब कई लोग फंडिंग लेके लिवरेज करके निवेश करते हैं, और उस वजह से आपको 100, 150, 200 टाइम दिखता है। बट मार्केट रीजनेबली मैच्योर्ड है। अभी रिसेंटली हमने 2-3 आईपीओ को देखे जहां पे सब्सक्रिप्शन मुश्किल से हुआ। तो मेरे हिसाब से आईपीओ मार्केट में लिवरेज की वजह से हमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा दिखता है, बट उसके बाद वो रीजनेबली प्राइस हो जाते हैं। ठीक बात है। तो एक बार सब्सक्रिप्शन होने के बाद जब प्राइस सही लेवल पर आए तब एंट्री करने का ज्यादा बेहतर मौका है, भागे ना इन सब आईपीओ के पीछे। एक बात और जो आपसे जानना चाहता हूं कि आपसे पिछले कई समय में बार बार जब बात हुई, आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग पकड़ी हुई और कहा भी बार बार कि कंजम्पशन पैटर्न बड़ा बदल रहा है। लोग घर से जब काम कर रहे हैं, आपको अच्छे घर चाहिए, बड़े घर चाहिए, होम फर्निशिंग वाली, ये बड़ी थीम्स हैं जो बदलाव ला रही है, अब नए इन्वेस्टमेंट के मौके देख रही है। अब इस बदले हुए माहौल में कौन सी ऐसी थीम्स हैं जो आपको लगता है आगे आने वाले 3-5 साल के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है? अनिल भाई, एक थीम जो मुझे लगती है कि बहुत अच्छी चलेगी आने वाले समय में, वो होम इम्प्रूवमेंट थीम है। हम लोग सब 1 साल से घर पे बंद है, एंड इस साल में हमने किसी को घर में आने नहीं दिया है। तो कहीं पे टाइल्स निकल गई है, कहीं पे पेंट सुखड़ गया है, कहीं पे पर्दे खराब हो गए हैं, कहीं पे केबल लूज हो गया है। जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तब हम कारपेंटर, प्लम्बर, ये पेंटर, ये सारे लोगों को लाके अपने घर को ठीक करेंगे, अपने घर को सुधारेंगे। सो ये होम इम्प्रूवमेंट जो पूरी थीम है, चाहे पेंट कंपनी हो, टाइल्स कंपनी हो, केबल कंपनी हो, वायर कंपनी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी हो, प्लाईवुड कंपनी हो, ये सारे लोगों को आने वाले 2-3 सालों में वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, और वही वॉल्यूम ग्रोथ मार्जिन एक्सपांशन के थ्रू उनके प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा। तो 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन जिन कंपनियों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा है, मतलब आईटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ये सारी कंपनियां जो पिछले साल की बड़ी लाइमलाइट में थी, और स्पेशली जिस तरह से नैस्डैक वाली जो कंपनियां, नए तरीके के बिजनेसेस जिनको कह सकते हैं, क्या अब उनके लिए थोड़ा कम अच्छा समय, ऐसा सोचना ठीक है? अनिल भाई, एक अपने वहां पे जो नास्डैक टाइप की आईटी कंपनी है, वैसी बहुत कम कंपनीज है। हमारी मोर सर्विसेज कंपनी है, लेस प्रोडक्ट कंपनी है। एंड मेरे हिसाब से अपनी जो आईटी कंपनीज है सर्विसेज साइड के ऊपर, वो रीजनेबली प्राइस्ड है, ग्रोथ काफी दिनों के बाद रिटर्न होता दिखता है, और कोविड-19 का सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिला है। ये पूरा डिजिटाइजेशन जो एक्सेलरेट हो गया कोविड की वजह से, उनका फायदा इन कंपनीज को मिला है। तो वे मार्केट परफॉर्मर कहूंगा, मार्केट के अनुरूप रिटर्न देते रहेंगे। एंड कंपेयर टू एफएमसीजी, वैल्यूएशन आईटी सेक्टर में काफी रीजनेबल है। तो मेरे हिसाब से आईटी सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया विल बी मार्केट परफॉर्मर। एक और थीम जो इस साल बड़ी जबरदस्त उभर कर आई है, पिछले साल से शुरुआत हो चुकी थी, वो है सरकारी कंपनियों की डाइवेस्टमेंट को लेकर लोगों का उत्साह जबरदस्त है, सरकार काम कर भी रही है। इस पर आप अपनी राय दें, क्या वाकई में इस साल डाइवेस्टमेंट को लेकर, सरकारी कंपनियों को लेकर, क्या इन्वेस्टर्स का मूड बदल रहा है, देखने का तरीका बदल रहा है? क्या ये कंपनियां अब भी अच्छी वैल्यू बना सकती है? अनिल भाई, अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखें, जहां पे सरकार ने अपना माइनॉरिटी स्टेक रखा है और मेजोरिटी स्टेक और मैनेजरियल कंट्रोल प्राइवेट पार्टी को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो उन्होंने बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां खड़ी की और उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रिटर्न बनाया। हिंदुस्तान जिंक जब सरकार ने प्राइवेटाइज की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे, तब लॉस मेकिंग थी। आई थिंक 45% कंपनी को 780 करोड़ में बेची गई थी। आज जो रेसिडुअल स्टेक सरकार का है उस कंपनी में,
उसके ऊपर उन्हें सालाना उतना डिविडेंड मिलता है। मारुति सुजुकी में भी अगर देखें, जब से लिस्टिंग हुआ है तब से शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बना है। तो आज की तारीख में मार्केट सरकारी कंपनी के लिए इसलिए एक्साइटेड है कि ये सरकारी कंट्रोल से प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में आएगी। इनके पास बहुत अच्छी एसेट्स है, बहुत अच्छे एम्प्लॉइज है। अब उन्हें फ्रीडम मिलेगा काम करने का। और जैसे हिंदुस्तान जिंक या मारुति उद्योग में ग्रोथ देखा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, वैसे ही अलग अलग कंपनीज जो डाइवेस्टमेंट के लिए तय की गई है वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करेगी। नाउ डाइवेस्टमेंट में अनिल भाई सिर्फ एक ही चीज है, अगर हम पिछले 10-15 साल की इतिहास देखें तो सरकार ने कभी भी अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट अचीव नहीं किया है। तो इस बार उन्हें बड़ी अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा और जो बजट में एम्बिशियस डाइवेस्टमेंट टारगेट है उसको अचीव करना पड़ेगा। दूसरा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो सरकार ने इख्तियार की है उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो उसको अपोज करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बट जैसे हमने देखा हिंदुस्तान जिंक और मारुति सुजुकी में, वैसे ही अगर डाइवेस्टमेंट हो जाए तो डेफिनेटली ये शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करेगा आने वाले समय में। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा एक आउटलुक है आपका सरकारी कंपनियों को लेकर इस साल के लिए। नीलेश भाई, आखिरी सवाल जाने से पहले, कई सारे लोग, जाहिर सी बात है पिछले साल इस वक्त बड़ा डर था, दिख रहा है भाव अच्छे हैं, लंबे समय में पैसा बनेगा, फिर भी मिस कर गए, नहीं लगा पाए पैसा। क्या उन्हें फिर से ऐसा कोई मौका मिलेगा कि मार्च 2020 जैसे भाव लाइफ में वापस से मिले? अनिल भाई, अगर आपने पिछला इतिहास देखे जी तो सितंबर अक्टूबर 2008 में ग्लोबल क्राइसिस की वजह से मार्केट जोर से गिरा था। करेक्ट। और उस समय भी मोटा मोटा मार्च 2020 जैसा माहौल था। मार्च 2008 से लेकर मार्च 2020 तक कभी भी हमने मार्केट को उस वैल्यूएशन पे ट्रेड होते नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उन 12 सालों में कठिनाई नहीं आई थी। टेपर टेंट्रम की वजह से मार्केट गिरा था, डिमोनेटाइजेशन के समय पे भी मार्केट गिरा था, यूरोपियन क्राइसिस की वजह से भी मार्केट गिरा था। बट वो सारे क्राइसिस के बावजूद मार्केट अपने 2008 के वैल्यूएशन पे नहीं गया, बिकॉज जिन्होंने उस समय माल खरीदा था वो हर करेक्शन में माल लेने बैठे थे, और जिन्होंने उस समय माल बेचा था उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि बस उस भाव पे माल बेच के कोई फायदा नहीं है, हमने पानी के दाम सोना बेच दिया। तो मेरे हिसाब से मार्च 2020 का एक्सपीरियंस अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पे ताजा रहेगा, और आने वाले प्रोबेबली 12 साल ना सही बट एटलीस्ट 5-6 साल तक वो टाइप का वैल्यूएशन देखना मुश्किल है। बिकॉज जिन्होंने उस समय माल बेचा है वो अपने घाव ताजा रखेंगे कि डर के मारे हमने जो किया वो सही नहीं था, और उस समय जिन्होंने माल खरीद के पैसा बनाया है वो अब एग्रेसिव होकर खरीदते रहेंगे। तो आने वाले 5-6 सालों तक मुझे नहीं लगता कि ये याद हमारे दिमाग से जाएगी, और इसलिए उतना सस्ता वैल्यूएशन उस प्रकार की घटना की वजह से नहीं आएगा। लोगों को चलती गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, और उनके लिए अनिल भाई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बैलेंस एडवांटेज फंड करके। उस फंड में फंड मैनेजर मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी का अलोकेशन करते हैं। अगर हम कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो 20 से 80% अलोकेशन हम इक्विटी में करते हैं। 17 जनवरी को जब मार्केट 12,300 निफ्टी के आसपास था तो हम लोग 39% इक्विटी पे थे। हाइंडसाइट में 20% करना चाहिए था, बट 39% वाज नॉट बैड। 26-27 मार्च को जब 7,500 निफ्टी हुआ था तब हम तकरीबन 75% इक्विटी में थे। ऑब्वियसली हाइंडसाइट में हमें उसे पूरा 80% कर देना था, बट 75 वाज आल्सो ओके। तो यह टाइप के जो फंड है उसमें आप लमसम निवेश कर सकते हैं, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपना इक्विटी और डेट में अलोकेशन करता रहेगा, और उस वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। परफेक्ट। ये बढ़िया आइडिया है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा प्रोडक्ट इस वक्त लें जहां पर फंड मैनेजर को डिसाइड करने दें कि कितना पैसा इक्विटी कितना पैसा डेट में रखना चाहिए, ताकि आपको डेट इक्विटी के बीच में झूलना ना पड़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन एडवाइस नीलेश भाई से हमें मिली है। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस खास सीरीज में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका। तो